Hello everyone, welcome back once again on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली हम लोगों ने डे वाइज सेक्शन को लेकर के आगे बढ़ा था और आज मैं CGL के प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर के जो 4 जून 2018 का पेपर्स बट वो 19 में एग्जाम्स हुई थी तो उसी के पेपर्स को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। इसी तरह से मैथ्स के भी प्रीवियस क्वेश्चन एंड रीजनिंग के भी प्रीवियस क्वेश्चन सेम डेट के डिस्कशन होंगे और आप काफी बेनिफिशियल होंगे, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, चूंकि आप लोगों ने ग्रामर के सेक्शंस को देखा और अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के सीरीज को। वो भी मैं हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस का एक थीम चुना और मैं आपके समक्ष CGL के प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जामिनेशंस में ना 1 to 25 क्वेश्चंस जो लगभग 76 से शुरू होता है, 76 इंग्लिश का अगर सेक्शन है तो उसमें से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूरी तरह से एक मिसलेनियस ब्रांच होती है ना। कॉम्प्रिहेंशन, कभी क्लोज टेस्ट होगा या पैसेज होंगे, एक्टिव पैसिव नरेशन, इन सब टर्म से क्वेश्चंस होंगे। तो 1 by 1 इसमें जितने क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डील करेंगे और एकदम हम लोग अप्लाइड बेसिस पे चीजों को सीखेंगे, नहीं कि कोई चीज रट्टा मार लिया, या फिर हम लोग सेंस लगाना सीखेंगे कि हमें अगर चीजें नहीं आती तो फिर हम कोई ऐसा तो सेंस डेवलप करना होगा जिससे चीजों को समझ सकें। और इनकेस अगर 25 क्वेश्चंस में से 5-7 क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तो अगर एक कॉमन सेंस आपके पास है कि यहाँ लॉजिक इस तरह से लगता है तो आप वो भी करेक्ट बना करके आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से है, यानी पहला ही क्लोज टेस्ट आपके पेपर्स में दिए हुए थे तो मैं भी पहला क्लोज टेस्ट ही रखा। आइए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को यानी क्लोज टेस्ट के सेक्शंस को कैसे फिल करते हैं। तो मैं पहले क्लोज टेस्ट आपको स्पीडली पढ़ता हूं। किसी भी क्लोज टेस्ट को ना स्पीडली पढ़ा करें और स्पीड में समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी स्पीड रीडिंग होगी उतना ही स्पीड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और इस तरह से एग्जाम में समय बचते हैं, टाइम आप बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर द पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस। मतलब कुछ ना कुछ गलतियां थी स्ट्रीट साइंस में, तो उन लोगों को वहां के जो गवर्नमेंट ने उन लोगों को आस्क फॉर किया, बुलाया। विद द प्राइजेस ऑन ऑफर फॉर डैश। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, अंत में सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। Who spot the time most errors। पहले पढ़ने का प्रयास करें। एरर्स की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इस पैसेज में एरर्स के क्वेश्चन होंगे। It's running a dash to week campaign calling on Koreans and foreigners. Next dash to keep their eyes peeled for dash in English, Japanese and Chinese text. Okay. The Korea Times reports there is a dash focus on public transport science, maps and information science at historic sites as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korean capital। ये पूरी पैसेजेस है, समझ में चीजें तो बहुत कम आती होगी क्योंकि एक बार आप पैसेज पढ़ते हैं तो टाइम भी लगता है और अब नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि क्वेश्चन के जरिए भी कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट ब्लैंक। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या फील करेंगे? तो फर्स्ट ब्लैंक है कि वहां के लोगों को आस्क फॉर किया गया और उनके रेक्टिफिकेशन के लिए, जो स्ट्रीट साइंस में रेक्टिफिकेशन करना था, जो एरर्स करना था, उनके लिए उन्हें प्राइज की भी बात रखी गई। तो किन के लिए प्राइज की बात? उन पीपल के लिए। तो पहले ऑप्शन में उन पीपल के लिए प्रोनाउन आप क्या ले सकते हैं? ऐसा कहा नहीं कि प्रोनाउन लेंगे, बट ऑप्शन में दिस, दैट, दीज, दोज ही फिल करना है।
तो ऐसे केस में वो जो पीपल शब्द का प्रयोग किया है, तो पीपल के लिए तो दिस दैट दीज कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ आप कौन से टर्म को लेंगे, दोज, यानी फर्स्ट ब्लैंक में आप ऑप्शन 4 को लेंगे। ओके, तो नॉर्मली होता क्या है ना कि ये चीजें क्लियर दिखता है, दिस दैट दीज दोज किसी भी सेक्शन यहां में किसी सेंस में अप्लाइड नहीं है, वो मतलब ऐसे ऑप्शंस रखे गए हैं जो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हम उसे एलिमिनेशन प्रोसेस से भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो पीपल को देखेंगे कि चूंकि उसी के लिए प्रोनाउन आएगा, दोज का सेक्शन लेंगे। ओके, द नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक फॉर द ब्लैंक 2। तो ब्लैंक 2 के लिए लिखा हुआ है इट इज रनिंग डैश अ वीक, डैश 2 वीक कैंपेन। आपने सुना है ना, 2 वीक, अ वीक्स लीव, अ वीक्स, तो मतलब आप कह रहे हैं कि दो सप्ताह की कैंपेन चल रही है, एक ऐसी कैंपेन चल रही है जो 2 सप्ताह की है, तो और 2 वीक का प्रयोग करेंगे, द 2 वीक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, द 2, द 3rd, हाँ ये हो सकती थी कि द 2nd, द 3rd कर सकते थे, बट और 2 या द 2 तो करते नहीं है। तो ऐसे सेक्शंस में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो फिल इन द ब्लैंक का है, इसमें आपको लेना पड़ेगा यानी ए वाली सेक्शन। ए में तो आपने भर लिया कि ये दोज आएगा, और क्वेश्चन 2 जो है इसमें आप ए को लेना पड़ेगा, एंड द इसमें से कुछ भी नहीं आएंगे। एंड द नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट ब्लैंक, यानी ब्लैंक 3rd। पैसेज को अगर नहीं पढ़ा तो क्वेश्चंस में जाएंगे, क्वेश्चन से ऑप्शन को देखेंगे कि किसके लिए वो ऑप्शन करेक्ट है, यानी किस सेंस में वो टर्म है। तो बुलाया गया उन पब्लिक को, और उनको स्ट्रीट की जो साइंस थी अगर वो रॉन्ग थी तो उन्हें कैच आउट करने कहा गया, उसके लिए उन्हें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, ये जो गलत ढंग से जो साइंस रखे गए थे उनके लिए। तो सिंपल सा बात है, पार्ट 3 में यानी क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप फील करें तो कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स, ये दोनों एक जैसा का सेंस लेंगे, यानी फॉरेनर्स टू कीप देयर आईज पिल्ड फॉर डैश इंग्लिश। तो 3 और 4 में आपको 2 टॉपिक में देखना है कि उन लोगों की आईज को खोलने के लिए कि क्या गलतियां कर रखा गया, उन लोगों को ये चीज बताने के लिए कि जो आपने, होता ना कि चीजें आपने बेहोशी की हालत में कोई काम कर दिया, ऐसा नहीं, जो चीजें आप करेंगे वो इंटेंशनली करेंगे या फिर उसे फोकस करके करेंगे। तो सिंपल सा बात है, आप अगर लाइकली शब्द का प्रयोग करते हैं तो लाइकली यहां कोई अर्थ ही नहीं है उसकी, एक सिमिलरली और एक सेम। तो सिमिलर जो शब्द है, आप सिमिलरली और सेम जो लेंगे है तो एक ही जैसे, लेकिन थोड़े यूसेज में डिफरेंस है। और अलाइक मतलब एक एडजेक्टिव, आपको एक एडवर्ब लेना पड़ेगा। सिमिलर से सिमिलरली बनाया गया है, उन दोनों को आप सेम बता रहे हैं, तो व्यक्तियों को सेम नहीं बताते। जैसे फिलोसोफर एंड डॉक्टर ऑल आर अलाइक दैट, अलाइक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वो दोनों एक जैसे होते हैं, तो हम लोग अलाइक शब्द का प्रयोग सिमिलरली नहीं करें। सिमिलरली सेक्शंस में, कोई टेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं, वो दोनों सेम है या वो दोनों ऐसे बोलते हैं ना, वो दोनों सेम ड्रेस पहना हुआ है, सिमिलर चीजों पे काम कर रहा है लोग, बट वे दोनों अलाइक हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो अलाइक शब्द का प्रयोग करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में चूंकि एरर्स की बात है, उन लोगों को उनके गलतियों की, यानी स्ट्रीट साइंस में जो गलतियां थी उनके बारे में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, साइट्स किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे आप ओवरसाइट्स, ब्लंडर एंड गाफ शब्द का प्रयोग है। आपको नॉर्मल शब्द लेना है मिस्टेक, क्योंकि एरर है ना, आप ब्लंडर नहीं कह सकते उसे, तो मिस्टेक आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1, ए वाली ऑप्शन जो है 1, वो करेक्ट होंगे मिस्टेक्स। एक शब्द लिखा हुआ गाफ, GUFFAWS, एक्चुअली ये बड़ा डिसहर्टेन और लाउडली लाफ होती है, गाफिंग किया गया। एंड ZAFF इस तरह के शब्द भी प्रयोग होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक रॉड। तो नॉर्मली वो शब्द आपके यहाँ है नहीं, आपके पास एक 2-3 ये मिस्टेक, ब्लंडर मतलब बड़ी भूल, तो वैसी भूल की यहाँ बात नहीं है, गॉफ शब्द आएंगे नहीं, नॉर्मली आपको मिस्टेक्स लेना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। और एक बात बता दूं, आगे जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो फिल इन द ब्लैंक वाले 5th नंबर टर्म में लिखा हुआ है
कि फोकस किया गया ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साइंस के ऊपर जो फोकस किया गया, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर टर्म है, कोई खास टर्म पे फोकस किया गया, नहीं वो जस्ट फोकस ऑन दैट। तो वो पर्टिकुलर टर्म है, यानी कोई ऐसी टर्म है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, कोई टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज द पर्टिकुलर। सो आप यहाँ पे सिग्निफाइंग, इंपॉर्टेंट एंड मेटिकुलस कोई प्रेफरेबल नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर लेना पड़ेगा पर्टिकुलर। क्योंकि पब्लिक साइंस की जो एरर्स थी, जो गलतियां थी, वहां के गवर्नमेंट ने, यानी आप कह सकते हैं कि जो सियोल सिटी के गवर्नमेंट, तो उन्होंने आस्क फॉर किया, और फिर उनके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी उनको ये कहा गया कि आप इसे एरर्स को ढूंढो। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट, यानी आप यहाँ पे जो सेक्शंस लेंगे वो होगा पर्टिकुलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में पर्टिकुलर सेंस लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स क्वायर्स। क्वायर्स दैट मींस यू नो वी शुड नॉट क्वायर्स समवन। मतलब हो गया कि किसी के ऊपर आप कंपेल जो करते हैं, किसी को मजबूर जब आप करते हैं, दैट इज द क्वायर्स। तो सिनोनिम्स लेना है, और यहाँ पे आपका कैजोल है। कैजोल का मतलब तो होता है कि किसी को परसुएड करना, मना लेना, है ना। व्हेन यू परसुएड समवन, कैजोलमेंट यू कैन से। तो कैजोलमेंट होगा नहीं। इंचेंट, इंचेंट का मतलब होता है जब आप किसी को अपनी सिंगिंग से, कोई एक्टिविटी, मतलब कोई ऐसा कह सकते हैं कि मधुर वाणी प्रवचन किया जा रहा हो, कोई ऐसी सिंगिंग हो बड़ा मंत्रमुग्ध करने वाला, तो यू कैन से इंचेंटेड मी, है ना। एंड द नेक्स्ट इज लीव, तो होगा ही नहीं, आंसर होगी प्रेशराइज। इट मींस क्वायर्स का जो आंसर आप लेंगे सिनोनिम्स, दैट इज द प्रेशराइज। क्वायर्स मींस आप कह सकते हैं कंपेल, किसी को कंपेल करना, किसी को मजबूर करना, कॉन्स्ट्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन was held up due to labor strike। तो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि we had to decline several orders, हमें several orders, बहुत सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा। in case that the production was held up due to the labor strike। in case that, ये शब्द यहाँ पे अनावश्यक है, एक्चुअली इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताने वाले कंजंक्शन की जरूरत है। और चूंकि आप क्यों डिक्लाइन किए, तो रीजन यही है कि मैंने इस ऑर्डर्स को इसलिए डिक्लाइन किया चूंकि लेबर स्ट्राइक पे थे, और जिस कारण से प्रोडक्शन काफी गिरी हुई थी, तो हमने ऑर्डर लेना, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, तो ऑर्डर लेना मैंने डिक्लाइन किया। तो इस तरह से आप अगर एरर की बात करेंगे तो इन केस दैट को हटा करके आप क्वेश्चन नंबर 7 में बिकॉज का यूज कर लें, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। चूंकि सेंटेंस जो है ना, आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि आप ग्रामर में कितनी परफेक्ट हो, कितनी परफेक्शन लाया है आपने। क्लोज टेस्ट भी फील करेंगे तो आप देख ही पा रहे हैं कि 2-3 शब्द जो है वर्ड्स के एप्रोप्रिएट यूजेस पे है, एंड 2 ग्रामर भी है। तो यही तो चीजें हैं कि आप क्लोज टेस्ट भी बनाते हैं तो उसकी कॉम्बिनेशन ग्रामर के साथ है। ग्रामर हो गई, फिर वोकैब का सेक्शंस है, सेंस बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप पैसेज दिया जाएगा तो वो इनफ्रेंच बेस्ड होती है, कुछ कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से ढूंढ लेते हैं। ये तो क्लोज टेस्ट था, और क्लोज टेस्ट का मतलब ही होता है कि जिन ऑप्शंस की मीनिंग काफी क्लोज हो और उनमें से एप्रोप्रिएट आपको ढूंढना होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 यानी 4 ऑप्शन इन दैट केस, सॉरी इन केस दैट को चेंज करें और आप वहां पे बिकॉज शब्द का यूज कर लें, देन आंसर विल बी करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन 4 आप लेंगे इसका एरर में। आइए क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपल सा बात है, हिज कंपनी हैज द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल इन द कंट्री।
तो इस कंट्री में उस कंपनी की क्या है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट बॉल बनाने का वो उस गुडविल है इस मार्केट में उसकी। तो आप ले सकते हैं ब्रांड की कोई बात नहीं, पोजीशन, ओपिनियन, आंसर विल बी रेपुटेशन। यानी जैसे बोलते हैं ना, ये रेपुटेशन का मतलब क्या हुआ, रेपो, जो आपकी मार्केट में एक जो गुडविल बनी हुई है। तो हिज कंपनी हैज द रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। तो ये चार ऑप्शंस में से ऑप्शन 3 रेपुटेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल एक क्वेश्चन उसी प्रकार से है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी द आपको मैंने ये भी बता रखा है कि द प्लस नॉर्मल है, ये सब चीजें काफी नॉर्मल है। द नाउन ऑफ, नाउन की केस मैंने बहुत बार, नाउन के चैप्टर में ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो बताना ही पड़ता। तो नाउन देखिए एक्चुअली ऑफ लगी हुई है डैश के बाद, और प्रोड्यूसिंग जरंड फॉर्म है, नाउन फॉर्म है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि नाउन यहाँ पे तो कोई ना कोई नाउन ही रखना होगा आपको, क्लियर है। एंड ब्रांड, ओपिनियन, रेपुटेशन, पोजीशन, तो ये तो सारे नाउन ही लग रहे, बट आप रेपुटेशन शब्द लेंगे कि उस कंपनी की इस मार्केट में बेस्ट क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करने का काफी रैपो बनी हुई है, वही एक ऐसी कंपनी है जो इतनी अच्छी चीजों को बनाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 3। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक्सपांशन एक वर्ड दिया हुआ, एक्सपांशन, एक्सपेंड करना, एक्सपांशन बढ़ाना, एंटोनिम्स लेना है। तो एंटो क्या लेंगे, कंप्रेशन, एक शब्द आपका लिखा हुआ है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करना, किसी के पार्ट में कुछ जोड़ना और वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे सेंस में ऑगमेंटेशन या ऑगमेंट कहते हैं ना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंशन, डेट एक्सटेंड होती है, एक्सटेंशन वृद्धि है ना। और इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो इरिलेवेंट है, उसी से रिलेवेंट है। और एक एंटो चूज कर रही है, देन द कंप्रेशन, कंप्रेस दबाना, श्रिंक कर देना, कंप्रेस कर देना है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कंप्रेशन। सारी चीजें एज इट इज है, बस आपको वर्ड पे, ग्रामर पे फोकस करना चाहिए। आइए, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। स्कैर्स, स्कैर्सिटी आपने वर्ड सुना होगा, स्कैर्स मतलब कमी है ना। तो स्कैर्स से आपका 4 ऑप्शंस है, प्लेंटीफुल, फ्यू, सेल्डम एंड स्कैंटी। तो नॉर्मल वर्ड है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे होंगे तो स्कैर्स वर्ड लिखी हुई है, स्कैर्स, सेंस सही लग रहा है, स्कैर्सिटी, स्कैर्स, कमी के सेंस में। तो ऐसे सेंस में एंटो लेना है, और 3 का तीनों ऑप्शन उसके सिनोनिम्स हैं, फ्यू, स्कैंटी, सेल्डम। मतलब ये रिलेवेंट थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, जैसे आप सिनोनिम्स पढ़ते तो वो सिमिलर होता है, एग्जैक्ट तो होता नहीं ना, वो सिमिलर होता है। एंटो की बात करेंगे तो इसमें आपको लेना पड़ेगा प्लेंटीफुल, प्रचुर, प्लेंटीफुल। तो स्कैर्स की जो एंटो होगी वो प्लेंटीफुल होगा, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शंस में से करियर, कैलस, कैरेज, ये तीनों सही है। एंड द रॉन्गली वर्ड इज कैलेंडर। तो कैलेंडर की स्पेलिंग आप ये लेंगे ना, वो रॉन्ग लिखा हुआ है ना, कैलेंडर। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कैलेंडर की है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। 12 को देखेंगे आप, 12 में लिखा गया है कि अराउंड 60 बैंड्स इन कलर्स डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। एक्चुअली ये स्ट्रीट फेस्टिवल है, बहुत ऐसे कंट्री में ये बहुत बड़ी फेस्टिवल मानी जाती है, नॉटिंग हिल कार्निवल्स। तो इस फेस्टिवल में लोग कलरफुल ड्रेसेस पहने होंगे।
बट जो लिखा हुआ है अराउंड 60 बैंड इन कलरफुल डैश, तो आप ड्रेसिंग कर लेंगे, अपरेल कर लेंगे, क्लोथिंग एंड कॉस्ट्यूम, इन चार ऑप्शंस में से फिल इन द ब्लैंक में आप किसे अप्रोप्रिएट लेंगे? तो सिंपल सा बात है, क्लोथिंग्स एंड द अपरेल्स प्लूरल फॉर्म में यूज होता नहीं, जनरल, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, वहां पे क्लोथिंग्स एंड अपरेल्स की कोई जरूरत ही नहीं है। और ड्रेसिंग तो हम लोग इस सेंस में कहते हैं कि वही वेल ड्रेस्ड, मतलब अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, पहना हुआ है। तो और कॉस्ट्यूम की अगर बात करें तो कॉस्ट्यूम ऐसी ड्रेस को कहते हैं जो एक स्पेशल अटायर पहनी जाती है, या फिर कोई एक्टर जो होते हैं वो अलग अलग शॉट्स देने के लिए अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, तो दैट इज द कॉस्ट्यूम, मतलब एक स्पेसिफिक ड्रेस जो एक्टर के द्वारा यूज किया जाता है हर डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स को लेने के लिए, देने के लिए, है ना। तो ऐसे सेंस में आप क्लोथिंग्स एंड अपरेल शब्द को हटा करके आप कॉस्ट्यूम वर्ड यूज करें, स्पेसिफिक ड्रेस कह सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और यहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स, ओके। क्लोथिंग्स, क्लोथ मतलब एक बड़ी तादाद में बड़ी चीजें, कपड़े रखे गए, नहीं, बड़ा स्टोर बड़ी बड़ी सी बनी हुई, दैट इज द क्लोथिंग्स। या क्लोथ को एक ऐसे अरेंजिंग वे में रखना, और कोई केवल कपड़े ही नजर, क्लोथिंग्स। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग तो हम लोग बहुत सारे सेंस में यूज करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस, एक ही प्रकार का ड्रेस जब कहीं पे बैंडेज वगैरह में, नहीं, वो ड्रेसिंग करवाने जा रहे हैं या इसकी ड्रेसिंग सेंस गलत है, तो इस तरह से भी है। और कॉस्ट्यूम्स जो है वो स्पेसिफिक ड्रेस होती है जो स्पेसिफिक शॉट्स देने के लिए यूजेस में आते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट्स, एक वैसा व्यक्ति, वैसा जानवर, वैसी प्लांट जो एक नॉर्मल हाइट, जो एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए, अगर उससे भी कम हाइट है, तो वैसे में चार ऑप्शंस है आपके पास। विच, पहला ऑप्शन है विच, एंड द नेक्स्ट इज ड्वार्फ, नेक्स्ट इज विजार्ड, एंड द नेक्स्ट इज क्रिएचर। ये चार ऑप्शंस हैं। ऐसे तो आंसर क्लियर पता चल गया होगा आपको कि नॉर्मल हाइट जो होती है उससे भी अगर कम है ना, नॉर्मल हाइट से भी कम ऑब्जेक्ट, तो उसे तो ड्वार्फ लेंगे, ड्वार्फ। ये विच मतलब, एंड विजार्ड, विजार्ड कहते हैं वैसे मेल जिनको मैजिकल पावर होगा ना, मैजिकल, मैजिकल पावर हो, यानी उसे एक जादुई कोई चीजें हो, और वैसी वुमेन जिसको मैजिकल पावर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विच। और क्रिएचर तो मतलब होता है वन्य जीव, प्राणी, यानी वो ह्यूमन बीइंग से थोड़ी डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं। जैसे क्रिएचर आपने मूवी भी देखा होगा, तो उसमें एक ऐसा जानवर एनाकोंडा टाइप का, ह्यूमन बीइंग से थोड़ी डिफरेंट सेंस में, और बिहेवियर उसी टाइप का, तो उसको क्रिएचर बोलते हैं। और नहीं बोलते कि ओनली मैन इज द क्रिएचर इन द वर्ल्ड दैट कैन एक्सोनरेट एवरीवन, जो माफ कर सकता है लोगों को। जानवर लोग तो करते नहीं, मतलब उनको सेंस अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज क्रिएचर मतलब प्राणी होती है। क्लियर है? तो आंसर लेंगे ड्वार्फ। एंड विच का मतलब ऐसी फीमेल जिसको मैजिकल पावर हो, एंड विजार्ड मतलब नहीं बोलते विजार्ड है ये, तो जादूगर यानी मेल जिसको मैजिकल पावर हो। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको ऑप्शंस सब्स्टिट्यूशंस लेना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो एक अपनी हायर वेजेस यानी मूल्य, अपनी मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं, अपनी मजदूरी दर बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो कर रहे हैं। ऐसे सेंस में आप लिख रहे हैं कि फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो डिमांड हायर वेजेस, तो ऑप्शन में यानी जो सेंटेंस है उसका सेंस नहीं निकल पा रहा, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन 1 है डिमांडेड हायर वेजेस। अब लंबे समय से वो उस वेतन में
वृद्धि का मांग कर रहे थे ना, तो कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज बीन का यूसेज करेंगे। तो ऑप्शन 4, चूंकि वर्कर्स है तो वर्कर्स के अकॉर्डिंग हैज बीन न लेकर के आप हैव बीन लेंगे। क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर है ही, बट इसका एक्सप्लेनेशन आप अगर देखें तो नॉर्मल आपको यही एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा, या आप समझ सकते हैं कि वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैक्ट्री डिमांडेड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस सेक्शन को आप ऐसे करेंगे कि वो लंबे समय से अपने मजदूरी दर को बढ़ाने का मांग कर रहे हैं, यानी हैव बीन डिमांडिंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आप ड्यूरेशन बता रहे हैं कि एक लंबे समय से वो इसका मांग कर रहे थे, हैव बीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और 14 का होगा, 14 का आप आंसर होगी ऑप्शन 4, यानी हैव बीन डिमांडिंग। आइए 15 की ओर बढ़ते हैं। इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। इस आंसर गलत है, ऐसे नहीं लेते इसको। आपको बताया भी है कि अगर इफ के साथ यानी कंडीशनल वर्ड के साथ आप क्या रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ये याद नहीं रखना है, ऐसे चेंजेस भी हैं। सिंपल प्रेजेंट, फिर बाद वाला जो सेंटेंस होता था आप सिंपल फ्यूचर, ऐसे स्ट्रक्चरल आपने पढ़ा हुआ है, बट ऐसे रटना नहीं है। इसका सेंस कुछ और भी है कि जो एक्शन पहले होगा उसे प्रेजेंट में रख देंगे, जो एक्शन बाद में होगा उसे फ्यूचर में रख देंगे। तो यहाँ चेंजेस आते हैं, जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो यहाँ पे भी चेंजेस है। फिलहाल आप ये समझो कि अगर आप अपनी गाड़ी पार्क यहाँ करते हैं तो फिर आपको जो डिपार्टमेंट है, यानी लिखा हुआ है कि तो ट्रैफिक पुलिस है विल फाइन यू, लिखा हुआ है हैज फाइंड यू, तो सबसे पहले आप 15 का ऑप्शन 2 विल फाइन यू, ऑप्शन 2 विल फाइन यू। क्लियर बात समझ में आ रही है? चल आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये, और रीअरेंजमेंट एंड क्लोज टेस्ट यही बच्चों के पाले नहीं पड़ते। दिक्कत यहाँ आती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि इसे हम कैसे सेंस लगा करके अरेंज करें। तो सिंपल याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में आप पेयर ढूंढना सीखिए, स्टार्टर ढूंढना सीखिए। तो सिंपली हम क्लास में भी आपको ये सब बताएंगे। फिलहाल ये डिस्कशन है सेट्स की, तो मैं आंसर के करीब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो लिखा हुआ द कैफेज ऑनर says he is not interested in conversation and hope customer will realize the animal are worth saving even though they often have a bad reputation. नेक्स्ट ऑप्शन बी है none of them। एक्चुअली स्टार्टर ढूंढिए ना, तो नन बी से सेंटेंस स्टार्ट, नन ऑफ देम, नन किसके लिए आया है? ऑब्वियसली कोई ना कोई नाउन लाएंगे तभी तो आप देम लाएंगे, देम प्रोनाउन है और आप उससे पहले नाउन का यूज करेंगे तभी प्रोनाउन का प्लेसमेंट होगा। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो किसी को स्टार्ट ही नहीं कर रहा और शायद ऑप्शन में भी नहीं है आपके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में स्टार्टर कौन करता है, सेंटेंस को स्टार्ट कौन कर सकता है? और सी लिखा हेयर यू शिप योर ड्रिंक, हेयर यू शिप योर ड्रिंक कहां पे? पहले उस जगह की चर्चा होगी। दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपनड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो काफी भयभीत हैं, है ना। तो चार ऑप्शंस में से पेयर हैं आपके ए और बी। तो आप सेंटेंस को अगर देखेंगे तो सेंटेंस को स्टार्ट करने वाला द कैफेज ऑनर, पहले उस कैफे की चर्चा होगी तब जाकर के आप उस कैफे के ऑनर की बात करेंगे। तो दिस कैफे यानी डी विल बी द स्टार्टर, और डी अगर स्टार्टर होगा तो पहला ऑप्शन आपके ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 यही दो मैंडेटरी टर्म बचे हैं, ऑप्शन 2 एंड 4 यहां से एलिमिनेट होता है। एंड अब बात करें डी के जस्ट बाद वाले सेक्शन का, तो आप किस ऑप्शन को लेंगे? तो डी के बाद अगर देखेंगे तो आप ले सकते हैं सी। क्यों? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कैफे का मतलब, कैफे का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रेस्टोरेंट वगैरह जहां पे आप
खाना भी खाते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक भी लेते हैं। वैसे जगहों पे विदेशों में कैफे, हम लोग यहाँ कैफे का मतलब है कि जहाँ कंप्यूटर रखा हो और वहां से ऑनलाइन फॉर्म भरते। एक्चुअली जब अमेरिकन टर्म में आप जाएंगे ना तो वहां पे कैफे रेस्टोरेंट को कहते हैं। इस तरह से कैफे जो वर्ड है, दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो की बात कर रहा है, इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। फिर ऑप्शन सी होगा, हियर यू कैन सिप, उस कैफे की बात हो रही है। हियर यू कैन सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। और आप देख रहे हैं कि 35 स्नैक्स की बात कर रहा है और इसी के लिए नन ऑफ देम का यूज हुआ है, यानी सी के बाद बी ऑप्शन आएंगे। इस प्रकार आंसर आपका ए होता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो रियल अरेंजमेंट है। क्योंकि अगर आप देखें तो आप अगर पूरी सेक्शंस को पढ़ेंगे एग्जाम में तो काफी समय लगेगा, और जब आपके पास वर्ड पावर है, सेंटेंस को अरेंज करने की पावर है, सेंस आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रोसेस के बाद ये वाली प्रोसेस होगी, तो फिर सीक्वेंस आराम से कर लेते। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। डी सी बी ए, यानी पहले उस कैफे की चर्चा है, फिर उस कैफे के बाद ए वाली ऑप्शन जो है ना वो तो एक कंक्लूजन टर्म है कि लोग ड्रिंक करके फिर ऐसे जगह ऐसे हरकतें करने लगते हैं, रेप्टाइल की तरह रगड़ाने लगते हैं जमीन पर, तो ऐसी स्थिति में वो सेंसलेस हो जाते हैं ना, हार्टेड हो जाते हैं। तो वो सेंस कह रहा है कि फेंटेड के लिए वो कैफे भी नहीं था, और फेंट हार्टेड मतलब दरिया दिली होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेंस है कि उन लोगों के लिए वो जगह नहीं था जो काफी डरे सहमे और मतलब चिकन हार्टेड फैलो की तरह हैं, है ना। तो यहाँ से ये ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, यानी 16 का 1 होगा आंसर। आइए 16 के 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में भी अरेंजमेंट है। ये सेक्शन स्टूडेंट्स को काफी इसलिए टफ लगता है ना कि वो पढ़ करके ये बात नहीं समझ पाते कि जो चीजें आप रख रहे हैं यानी एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसके बाद का प्लेसमेंट किसका होगा, किस सेंटेंस स्टार्टर के जस्ट बाद का एडजॉइनिंग नोट होगा, तो वो चीजें दिक्कतें आती है। आइए 17 को देखते हैं। 17 में रखा गया है एन इन्वायरमेंट ग्रुप परफॉर्म्ड नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल। तो नेक्रोप्सी का अगर मीनिंग समझेंगे आप ना, तो इसकी मीनिंग होती है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। वो जो कोई किसी के डेड बॉडी को जब एग्जामिन किया जाता है तो पहले एग्जामिन कैसे कर लेंगे, पहले डेड बॉडी की चर्चा होगी तब तो एग्जामिन करेंगे, यानी ऑप्शन मतलब ए सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकता, तो खत्म हो गई बात। ऑप्शन 2 यहां से एलिमिनेट हो गया। आते हैं बी स्टार्ट कर सकता है क्या, तो देख लेते हैं। 4.7 meter long whale died on Saturday in Philippines where it was stranded a day earlier। ये लाइन सेंटेंस को स्टार्ट करने का लग रहा है कि ये कर सकता है। अच्छा, सी ऑप्शन सी में लग रहा है ईट, तो ईट किसके लिए आया है, कोई ना कोई नाउन होगा तभी तो ईट आपने लाया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी स्टार्ट नहीं होगा। और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। द एनिमल डाइड फॉर स्टारवेशन, किस एनिमल की चर्चा हो रही है, पहले तो आप बोलेंगे कि वो एनिमल मरा, तो मरने वाले एनिमल की चर्चा ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन जो बी है उस स्टार्ट करेगा सेंटेंस को, तो बी से स्टार्टर आपके पास दो ही है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 1 को देखेंगे तो बी के बाद ए वाली सेक्शन आता है क्या, तो देख लेते हैं। ऑब्वियसली आएगा कि 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल died on Saturday in Philippines where it was stranded a day earlier। फिलीपींस में एक 4.7 मीटर की व्हेल जो है वो मरा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन में ए में लिखा गया एन इन्वायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 kilograms ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रोसरीज बैग्स एंड राइस सेक्स। कहने का मतलब हुआ कि जब उसकी नेक्रोप्सी हुई, उस डेड बॉडी यानी वो वेल की बॉडी का एग्जामिनेशन हुआ, तो पता चला कि उसके पेट के अंदर 40 kgs प्लास्टिक और ग्रोसरीज वगैरह पूरी थे उसके स्टमक के अंदर, तभी तो वही रीजन था कि वो मरा।
अब आगे पढ़ते हैं, बी के बाद ए ऑप्शन तो क्लियर हो गई कि हाँ इसके क्यों भाई, तो इस रीजन से वो मरा। जब उसकी एग्जाम, पहले वो एनिमल मरा, फिर उसका एग्जामिनेशन हुआ, पता चला कि इन इन चीजों उसके पेट के अंदर था। तो आगे बढ़ते हैं, अगर ऑप्शन डी को लेते हैं कि वो मरा कैसे, तो देख लीजिए लिखा हुआ है द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वाज अनेबल टू इट बिकॉज ऑफ ट्रेस फीलिंग्स इन इट्स स्टमक्स। वो जो ट्रेसेस उसके स्टमक में था, तो पता चला कि ग्रोसरीज, प्लास्टिक वगैरह सब उसके पेट के अंदर है, और इस रीजन से वो खाना नहीं खा पा रहा था, और जब पूरी खाना नहीं मिल पा रही है, खा नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली वो मर गया। तो ऐसे सेंस में डी इज द डी आएगी, और देन सी का ऑप्शन लेंगे, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ही शेड वी हैव डन necropsies on 61 dolphins and whales in the last 10 years and this is one of the biggest amounts of the plastic। वो जो नेक्रोप्सी करने वाले डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने 61 वेल का एग्जामिनेशन किया, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब इसके पेट में, स्टमक में काफी प्लास्टिक्स एंड ग्रोसरीज मिले मेजर रूप से। बात समझ में आया? तो 17 का 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, BADC, BADC। एंड अगर बात करें 16 का, 16 भी मैंने इससे पहले बताया, तो 16 का जो आंसर था वो था DCBA। तो एक्चुअली ना इस टर्म को सॉल्व करने के लिए सेंस समझना पड़ेगा, सेक्शन को लाइन अप करना पड़ेगा कि आप वन बाय वन लाइन को समझ पा रहे हैं या नहीं। कुछ ग्रामेटिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं कि इट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इट तभी आएगा जब उसके पहले कोई नाउन की चर्चा होगी, तब आप प्रोनाउन का सेक्शन लेंगे। यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाते समय ऐसा हो सकता है कि नाउन के जस्ट बाद प्रोनाउन का प्लेसमेंट हो सकता है ना। नाउन के जस्ट बाद अगर प्रोनाउन नहीं है तो उसके बाद वर्ब की प्लेसमेंट आप रख सकते हो। तो एक्चुअली जब ये आप अरेंजमेंट रखते हैं ना, रीअरेंजमेंट का सेक्शन को, तो ग्रामेटिकल अप्रोच भी काम आता है। ऐसा नहीं कि ओनली ग्रामर केवल एरर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए है, वो बहुत बड़ी रोल अदा करती है पूरे चीजों को समझने के लिए। इंग्लिश की पूरी ब्रांच अगर आप देखें तो इन चीजों को समझने के लिए ग्रामर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस तरह से हम लोग वन बाय वन चीजों को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। टू प्ले डक एंड ड्रैक्स, बहुत बार आपने सुना भी है। टू प्ले डक एंड ड्रैक्स का मतलब होता है, चार ऑप्शंस है, टू यूज रेकलेसली, टू एक्ट क्लेवरली, टू चेंज प्लेसेस एंड टू बी फ्रेंडली। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, टू बिहेव रेकलेसली, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, डक्स एंड ड्रैक्स। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप सोचे तो इसका मतलब होता है टू बिहेव रेकलेसली या टू यूज सेल्फलेसली, या फिर ऐसे कहिए ना रेकलेसली। यहां पे वर्ड एक लिखा हुआ भी, उसी शब्द को ले ले, रेकलेसली। वंस प्रॉपर्टी, जब आप किसी के प्रॉपर्टी को, चीजों को, है ना, काफी आप रेकलेसली यूज करते हैं। टू बिहेव रेकलेसली, अलग ढंग से बिहेव करना, किसी के प्रॉपर्टी को काफी मिसयूज करना। तो ऐसे सेंस में प्ले डक एंड ड्रैक्स का एडियम्स को लेंगे, यानी ऑप्शन आपकी हो जाएगी 18 का ए। क्लियर है? 18 का आंसर होगा 1 जो लिखा हुआ है, टू यूज रेकलेसली, वंस प्रॉपर्टी, टू बिहेव नॉट इन प्रॉपर वे, ये भी कह सकते हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ग्रामेटिकल एरर की बात है तो साइक्लोन इडाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टोर अक्रॉस सदर्न अफ्रीका। ये साउथर्न अफ्रीका। तो ऑल्दो शब्द, ऑल्दो की जो यूसेज है, ऑल्दो कंजंक्शन के प्लेस पे आप 19 नंबर में एज का यूज करें, क्योंकि ऑल्दो जो है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ही ऐसा हुआ, हालांकि नहीं, जो ही, इसके बावजूद भी इसकी जो टोर थी, जो इसकी
इफेक्ट था वो काफी सदर्न अफ्रीका में, साउथर्न अफ्रीका के जगहों को प्रभावित किया। तो इस तरह से एज का यूज करेंगे इस सेंस में। ऑल्दो मीन्स हालांकि होता है ना। आइए 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो काफी एक्टिव पैसिव की बात है, यानी 19 में आप एज को यूज करें, है ना, ऑल्दो को वहां से हटा के। ऐसा नहीं बोलते कि ऑल्दो दे आर पुअर बट ऑनेस्ट, कि वे लोग हालांकि गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। और ये कह रहा है कि 157 पीपल को तो वहां के लोगों को ये साइक्लोन की इफेक्ट हुई भी थी, एज इट टूर साउदर्न अफ्रीका, अफ्रीकन के लोगों को भी प्रभावित किया। बट ऑल्दो एक्चुअली एक अलग सेंस का कंजंक्शन है, और एज नॉर्मल सेंस में, जैसे दे ऑल आर डूइंग एज दे हैव बीन डन, इस तरह से सेंस ले सकते हैं। तो ऑल्दो थोड़ी इफेक्टिव है, एंड एज का मतलब नॉर्मल सेंस में हम लोग यूज करते हैं। और एज के बाद देखिए एक्चुअली बाद में कोई सब्जेक्ट वर्ब, जैसे यू हैव द सेम काउ एज आई हैव, एज माइन, अगर एज माइन का प्रयोग करेंगे तो एज के जस्ट बाद कोई आपने सब्जेक्ट वर्ब ऐसा नहीं प्रयोग किया है, तो ऐसे सेंस में एज ज्यादा इफेक्टिव है ऑल्दो को हटा करके। सेलेक्ट द करेक्ट एक्शन, एक्टिव पैसिव का सेक्शन है। तो लिखे 20 लिखा हुआ, एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थ्रोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। क्लियर है? तो एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थ्रोली चेक्ड, वाज बीइंग, सेंटेंस में वाज बीइंग पहले से रखा गया। तो अगर सेंटेंस में वाज बीइंग पहले से है तो इतना तो पता चलेगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग अगर सेक्शन आ गया और फिर V3 भी सेक्शन आपने ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी पैसिव है, ये पैसिव स्ट्रक्चर के सेक्शन में है। तब आपको इस सेंटेंस का एक्टिव ढूंढना पड़ेगा, और एक्टिव वहीं देखेंगे कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस के टर्म में आता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव यानी वहां पे बीइंग हटा देंगे और नॉर्मली एक्टिव पार्ट हो जाएगा। तो देखिए एवरी पासिंग व्हीकल वर थ्रूली चेकिंग द गार्ड्स। ऑप्शन ए को देखेंगे, द गार्ड्स हैव थ्रूली चेक्ड, हैव है तो वर बीइंग वाली सेक्शन आएगी नहीं, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे, यानी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 की बात करेंगे, एवरी पासिंग व्हीकल वर थ्रूली चेकिंग। अब इस सेंस इसका मीनिंग हो गया कि व्हीकल ही चेक कर रहा था गार्ड को, या गार्ड व्हीकल को चेक कर रहा था, यानी गार्ड व्हीकल को चेक कर, तो ऑप्शन 2 ऐसे भी वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। और नीचे हैव बीन लगा रखा है चौथे ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसलिए ऑप्शन 3 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का पैसिव में पहले था, एक्टिव करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा 3। और एक्टिव पैसिव ना आप रूल्स याद ना करें, सेक्शंस को समझने का प्रयास करें और एलिमिनेशन प्रोसेस से बनाए। तो इज, एम और वाज, वर है, उसकी एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? अगर आईएनजी है तो बीइंग लगाना है, अगर वाज, वर है तो ओनली वाज, वर के साथ V3 आप पैसिव में रखेंगे। बात समझ में आया? 20 क्लियर हो गया। आते हैं 21 को देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एक्सपायर, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लोड एंड एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट विल बी द रॉन्गली स्पेल्ड, यानी 21 का जो ऑप्शन है एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट ये TE ऑप्शन में रख दिया है, TE नहीं होता, यानी E यहां से हटा देंगे। दिस इज द एक्सप्लॉइट। इसी से एक शब्द बना है एक्सप्लॉइटेशन, यानी जब आप शोषण, है ना, एक्सप्लॉइट किया गया, काफी शोषित किया गया। क्लियर हो गया? 21 एक्सप्लॉइट। एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्लोड, तो ये वर्ड आप भी समझ लीजिए। एक्सप्लोड मतलब होती है विस्फोट, है ना, और एक्सप्लॉइट मतलब शोषण। नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, दैट इज द क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब होता है ना काफी इटर्नल कोई चीजें हैं, नहीं बोलते उसको क्रॉनिक डिजीज हुई है, जन्म जन्मांतर वो बीमारी उसको पहले से है, क्रॉनिक वैसी डिजीज। तो आंसर कॉमन, परसिस्टिंग, टेम्पररी एंड ऑर्डिनरी। तो टेम्पररी एंड ऑर्डिनरी का तो कोई सेंस ही नहीं है, कॉमन वर्ड यहाँ पे लेंगे ही नहीं।
एंड द आंसर विल बी बाय 22, यानी 22 का आंसर आपका हो जाएगा परसिस्टिंग, जो चलता आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि क्रॉनिक जो है, जो काफी इंटरनल बीमारी है, बहुत दिनों से है, उसको आप कह सकते हैं परसिस्टेंट। आंसर होगा परसिस्टेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एट डैगर्स ड्रॉन। ये तो जान ही रहे, वेरी हॉस्टाइल नेचर का हो जाना, कि उन प्रॉपर्टी पे, उन मुद्दों पे वे लोग डैगर्स ड्रॉन, दे वर एट डैगर्स ड्रॉन, काफी हॉस्टाइल बने हुए थे। तो योर आंसर विल बी बिटरली हॉस्टाइल, काफी उग्र हो जाना, क्रोधित हो जाना एट डैगर्स ड्रॉन। नहीं, कभी कोई छोटी ट्रिवियल मैटर पे कोई डैगर्स ड्रॉन के सिचुएशन में आ जाता है, तो दैट इज द बिटरली हॉस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो है वो है 2, बिटरली हॉस्टाइल। बिटरली हॉस्टाइल क्लियर है? आइए 24 को देखते हैं। A student who idly or without excuse absents himself herself from school। ये जान रहे हैं कि वो बिना कोई काम के, पढ़ने का मन है नहीं और वो एब्सेंट करता हो, बंक करती हो क्लासेस को, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉन्ट, TRAUNT, ट्रॉन्ट। जो एमलेस व्यक्ति है और वो स्कूल में पढ़ने तो जाता है, बट उसकी आदत ऐसी हो गई है कि आइडली, बड़ा आलस मन में, या ऐसे बात पढ़ने पे मन ना होना, जिज्ञासा ना होना, और फिर वो वहां से स्केप करता हो, है ना, वहां से वो भागने का प्रयास करता हो। तो आंसर विल बी 24 का ऑप्शन 2, ट्रॉन्ट। तो एक वैसा व्यक्ति जो आइडली, जो है ऊपर में स्टेटमेंट लिखा है कि स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसके एग्जैक्ट वर्ड ट्रॉन्ट ही है, ट्रॉन्ट, TRUANT। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब ट्रैवलर को कहते हैं इटिनरेंट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वैग्रेंट और माइग्रेंट। वैग्रेंट तो होता है खाना बदोश वाले जीवन, कि एमलेसली और बेगिंग करता हो रहने के लिए किसी के पास, कि मुझे रहने दे दीजिए, मुझे खाने दे दीजिए। तो एमलेसली जो एक जगह से दूसरे जगह जाता हो और बेगिंग सेंस में रहता हो, तो उसको तो वैग्रेंट कहेंगे। और माइग्रेंट जो होता है, जैसे माइग्रेट करते हैं ना लोग, एक शहर से दूसरे शहर की ओर, अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी हैबिटेंट के लिए, अच्छे जगह फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए, एडुकेशन, गुड एडुकेशन लेने के लिए, तो उनकी जो एक फिक्स्ड प्लान होती है कि हम वहां पे माइग्रेट करेंगे और वहां पे चीजों को काफी वेल मैनर में ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसे सेंस में आप माइग्रेंट का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो आप देख पा रहे हैं डू नॉट बाय, और आप ये पढ़ रखे डोंट गो देयर, कम हियर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इन टर्मों को इंपेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है। डू नॉट गो देयर, है ना, कम हियर। तो इस इन टर्म को आप ऐसे भी बनाते हैं, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट परमिटेड, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, इस तरह से बनाते हैं। तो खैर उस तरह से सेंटेंस है नहीं, बट आप देखिए डोंट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या नहीं खरीदना है आपको? तो मेडिसिन आपको नहीं खरीदना है। और ऐसे सेंस में जब आप प्रोहिबिट करते हैं ना सेक्शन में कि आपको नहीं लेना है, यहां नहीं जाना है, तो एक एडवाइस भी दे रहे हैं आप, सजेशन के रूप में कह रहे हैं कि बिना, सॉरी ये सजेशन ही है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन ना लो। तो पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो नीड नॉट का सेक्शन आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो गया, और ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में एक जगह रखा है माइट और एक जगह रखा है कुड। तो माइट एंड कुड मे का पास्ट फॉर्म होती है माइट, तो सेंटेंस तो पास्ट में है ही नहीं, तो माइट वाली ऑप्शन गया। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड,
तो ये सेंटेंस पास्ट में नहीं है, कुड वाली ऑप्शन गया, यानी ऑप्शन 4 और ऑप्शन 3 ऐसे एलिमिनेट हो चुके हैं, और ऑप्शन 2 जो है उसमें रख दिया है नीड नॉट। तो नीड नॉट की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप एक सजेशन दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर के बिना, मैंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं, तो आंसर विल बी ए, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट। और ये मॉडल है डोंट गो, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से टोटल 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसी तरह के और सीरीज वाइज क्वेश्चंस, यानी जितने भी एग्जामिनेशंस आए हुए हैं पीटी वाले क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे 1 बाय 1, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और सारे क्लासेस में मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप सबों के साथ। यानी 4 जून की एक क्वेश्चन थी, तो अगली क्वेश्चन जब सीजीएल एग्जाम हो सकता है 6 जून की हुई हो या 5 जून को हुआ हो, तो इसी तरह से सेक्शंस वाइज हम लोग लेकर के प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।